कि जब भी हम बात करते हैं सोसाइटी में हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के, आप में से कुछ लोग अनम्यूट कीजिए और बताइए कि आपके आसपास कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नॉन प्रॉफिट में आएंगे, फिर हम उसको क्लियर करते चलेंगे। सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ओके करेक्ट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स। स्कूल देखिए, स्कूल प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही उसको रखा जाएगा। ओके, यस सर। क्लियर ना? क्योंकि वो उनकी डेफिनेशन में ये पैसा कमाना, अर्न करना नहीं है। हालांकि हम जब भी देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो स्कूल्स कॉलेज आज की डेट में एक अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास एक डेफिनेशन से आती है कि हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि वो प्रॉफिट नहीं लेते होंगे, जबकि वो उल्टा रहा है, वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है ना? स्पेसिफिक ग्रुप और द पब्लिक एट लार्ज, अपन बोलते हैं प्रोवाइड सर्विस टू अ स्पेसिफिक ग्रुप। इस तरह के कोई एनजीओ, ठीक है ना, जब भी आप किसी एनजीओ के बारे में बात करेंगे, वो एनजीओ भी क्या होंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। उनका काम पैसे अर्न करना नहीं होता। आप किसी एनजीओ का नाम बताएंगे आप में से कोई? राकेश का ही माइक अनम्यूट है, बाकी सभी लोग म्यूट करके रखे हुए। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड डिस्कस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर दिए गए हैं। सच ऑर्गेनाइजेशंस आर द, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस तरह के हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक एट लार्ज सच एज द एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के बारे में हम लोग बात कर चुके कि जब भी अगर अपन देख रहे हैं कि एजुकेशन लेवल की बात होगी, मतलब कि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। हेल्थ सेक्टर की बात हो रही, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बता दिए। ठीक है ना? स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, या फिर इस तरह के और भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, कंसंट्रेशंस ऑफ कास्ट इन क्रिएट इन कलर। मतलब आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक में जब भी आप बात करोगे, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे, कि ऐसी सोसाइटीज हैं जो पब्लिक के लिए काम कर रही हैं। These are organized as a charitable trust society। आपको बताया ना, जैसे कि कल्याण आश्रम ट्रस्ट। ठीक है, इस तरह के आप देखते हो कि जितने भी ट्रस्ट देखने को मिलेंगे, वो क्या कर रहे हैं, सोसाइटी। अब वो ट्रस्ट किसी भी रिलीजियस से जुड़े हुए हो सकते हैं, हिंदू, मोमडन्स, या फिर गुरुद्वारा, कहीं पे भी आप देखोगे वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये सोसाइटीज हैं, उनका भी काम इसी तरह से। या फिर आप देखते हो कुछ एग्जीक्यूटिव कमेटीज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनको कि हम इलेक्टेड करके मेंबर्स बनाते हैं, या आपने देखा होगा नगर निगम वगैरह, म्यूनिसिपैलिटीज, या फिर इस तरह की और दूसरी सोसाइटी होती हैं जो मैनेज करती हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटियां होती हैं, उनको भी हम इस तरह से यूज कर रहे होते हैं। क्लियर? फिर इनका मेन सोर्सेस ऑफ इनकम कौन कौन सी हो सकती है? जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं इनके, कि इनके पास पैसा कहाँ से आता होगा, मेन सोर्सेस ऑफ इनकम, कहाँ से पैसा आएगा? अब जब इनके पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि जितना पैसा आया उतना खर्च कर दिया, बहुत पैसा अर्न करने के लिए ये स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन फिर भी किसी भी सोसाइटी को, किसी बिजनेस को, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए पैसे तो चाहिए। वो पैसे कहाँ से आएंगे? फर्स्ट हमारे पास क्या है, सब्सक्रिप्शन। ओके, सब्सक्रिप्शन मीन्स जो चंदे मिल रहे होते हैं। जैसे आपने देखा कि आप किसी बुक्स का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, किसी यूट्यूब चैनल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, या फिर आप अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मीन्स सब्सक्रिप्शन है वो आपने एक मिनिमम अमाउंट वहां पर पे किया हुआ है, और इस तरह से बात होती है सब्सक्रिप्शन की। ओके, नेक्स्ट, डोनेशन। अब हमेशा तो सभी लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, क्लियर? कुछ ऐसे भी होंगे जो डोनेशन दे रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अभी पेंडेमिक में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने एक ग्रुप बना दिया और डोनेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि अभी कल्याण आश्रम के पास बहुत सारा डोनेशन पहुंच गया। वो इसलिए कहा गया कि भाई हम गरीबों को खाना नहीं खिला सकते, जरूरतमंदों तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, तो हम उसके बदले में क्या कर रहे हैं, एक आपके पास पैसे वहां पे पहुंचा देते हैं,
हो सकता है 100 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक, 5 करोड़ रुपए तक आप इस वर्क को बहुत अच्छे से करिए। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छे से करेगा, इसलिए अपन ने क्या करा, उसके लिए डोनेशन दिया। क्लियर? अब डोनेशन जनरल भी हो सकता है और लेजिस्लेसिव भी जनरल हो सकता है। यहाँ पर पे इनके बारे में स्टार्ट कर सकते हैं कि मेंबर्स जो होंगे, आपके पास अर्निंग्स हो रही है, सब्सक्रिप्शन होगा, डोनेशन होगा, फिर कई बार होता है कि हम उनसे ग्रांट लेने लगते हैं। ग्रांट कौन देता होगा? एड कौन देता होगा? कुछ फर्में जनरल होती हैं, कुछ लीगल उसको एस्पेक्ट पे बनाया जाता है। ग्रांट किसको मिलेगी? अभी हमने बात करी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, आपके पास बात हो रही थी किसकी? एनजीओ की। क्लियर? एनजीओ का वर्क क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वहां पे ग्रांट मिलती है। गवर्नमेंट क्या करती है कि ऐड देती है, उनको ग्रांट देती है कि भाई आप इस तरह का काम करिए, रूरल डेवलपमेंट की बात करिए या चाइल्ड एजुकेशन की बात करिए, तो वहां पर पे क्या होगा, उनको ऐड दी जाएगी, ग्रांट दी जाएगी। क्लियर है? वहां पर पे हम उनके लिए ग्रांट्स की बात करते हैं। तो ये इस तरह से हम ग्रांट देते हैं। फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट की बात होती है। जब भी अपन देखेंगे कि अगर इनकम हो रही है तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये क्या करते हैं, अपना अपना पैसा कहीं ना कहीं लगाएंगे, तो उस तरह से इनके पास इन्वेस्टमेंट होगी। यहाँ पर पे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं वो? बहुत सिंपल सी बात है। इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल होगा कि जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात होगी, हो सकता है उन्होंने बैंकों में जमा कर दिए हैं या कहीं पर पे इस तरह से पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो उनके पास इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। क्लियर? 2 मिनट का ब्रेक लूंगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस। क्लियर है? विजिबल भी हो रहा होगा। फिर हम बात करते हैं इनके फंड की। फंड कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? देखिए, फंड की जब भी हम बात करेंगे, फंड कहाँ से आएंगे इनके पास? वेरियस सोर्सेस होते हैं, क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। कैपिटल फंड और जनरल फंड में कोई डिफरेंस है क्या? एनीवन? राकेश? नो सर। आकृति? साक्षी? राशि? रवि? कोई बताएगा क्या? जो फंड होते हैं हमारे पास, जो पैसा होता है वो जो किस तरह से कैपिटल फंड भी हो सकता है और एक जनरल फंड भी होगा। ये आप देख रहे होगे, एक हमारे पास यहाँ पर पे फंड जो है, ये जनरल फंड के बारे में बात हो रही है, दिख रहा है। और एक हमने बात करी अभी कैपिटल फंड के बारे में। देखिए, कैपिटल फंड क्या होगा, जब हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, वो क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल फंड। इनकेस अगर हमने कहा कि हमको सिर्फ 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए, मींस जनरल फंड हो जाएंगे। क्लियर? फिर इस तरह से हम देखते हैं कि एवरी ईयर सरप्लस जनरेट होते हैं, मतलब जो आपने अर्निंग करी है वो सरप्लस होगा। यहाँ पर पे उसको अर्निंग ना बोल करके हम सरप्लस बोलते हैं कि आपके पास जो पैसे आए और जो आपने खर्च किए उसमें जो बच रहा है, मींस सरप्लस हो जाएगा। ओके, तो सरप्लस जनरेटेड कहलाते हैं ये। फिर नेक्स्ट आ रहा एडेड इन द कैपिटल फंड, income over expenditure is not distributed amongst the member, it is the simply
एडेड इन द कैपिटल फंड। जब भी होगा तो इस तरह के कुछ, अगर आपने यूज नहीं किया, किसी मेंबर ने कोई पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं लिया, तो वो ऐड हो जाएगा किसमें, एज ए कैपिटल फंड में ऐड होता जाएगा। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि उनके पास जो फंड आते हैं वो अगर जनरेट हो रहे हैं, सरप्लस हो रहे हैं, तो सरप्लस जनरेटेड हो जाएंगे या फिर एडेड इन कैपिटल फंड। क्लियर? ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर पे अर्न देयर रेपुटेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं अर्न भी कर सकते हैं वेलफेयर के थ्रू, सोसाइटी उनकी वेलफेयर सोसाइटी होती है, रेदर देन द कस्टमर और ओनर्स सेटिस्फैक्शंस। कई बार उनको इस तरह से पैसे भी मिल जाते हैं, वो उनके पास कुछ कंट्रीब्यूशंस होता है, वो अलग तरीके से अर्न कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट हो रहा है हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सच ऑर्गेनाइजेशन मीट बाय द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द मीट ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। इनको अपनी जितनी भी अर्निंग है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यहाँ पर पे शो ऑफ करने पड़ते हैं। तो हम इस तरह से बात करते हैं कि ये इनके बेसिक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो गई। जो आपने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पे देखे, ये इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसको कि हम देख पा रहे हैं। क्लियर? ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है। आप इसमें कुछ और भी पॉइंट्स ऐड कर पाओगे। नाउ क्लियर? फिर हम देख रहे हैं फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन से अकाउंट्स हैं जिसको कि ये बनाते होंगे? देख रहे हो आप कौन कौन से अकाउंट्स बन सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? हाँ, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, करेक्ट। नंबर 1 रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड है बैलेंस शीट। क्लियर ना? ये हमारे पास तीन थ्री, एक तरीके से ट्री है, जो हम इस तरह से एक ट्री बनाते हैं यहाँ पर पे। और अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देंगे तो इसमें हमारे पास एक होगा रिसीप्ट एंड पेमेंट, दूसरा आता है हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर, और इनके बेस पर पे यहाँ पे हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है ना? ये होता है हमारे पास एक रिसीप्ट एंड पेमेंट, या आप इसको नंबर 1 लिख सकते हो, और नंबर 2 आप यहाँ पर पे स्टार्ट होगा, और नंबर 3 जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाए बैलेंस शीट। क्लियर है? एक ट्री बनता है, यहाँ इस तरह से हम वर्क करते हैं। फिर हमारे पास बात आ रही रिसीट्स एंड पेमेंट्स की, कि आप रिसीव पेमेंट्स का एक प्रोफार्मा नोट कर लें। विजिबल तो है ना यहाँ पर पे, हालांकि क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है। अगर आप चाहेंगे तो बाद में आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। फॉर्मेट फॉर रिसीव एंड पेमेंट का, उसके बारे में रिसीट्स एंड पेमेंट क्या हो सकती है, किस तरह से होगा, यहाँ पर पे आप देख पाओगे। ये receipts and payment. It is prepared at the end of the accounting year on the basis of cash and receipts and cash payments recorded in the cash book. It is a summary of cash and bank transactions under various heads. Receipts and payments accounts gives summarized pictures of various receipts and payment. ठीक है ना? ये आप इसको चाहें तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, हालांकि आपने 12th में पढ़ा भी होगा आई थिंक। फिर हम बात करते हैं फॉर्मेट की। यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मेट दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो वर्ड दिख रहा है ना आपको, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर? रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट्स का मतलब यहाँ पर पे जब भी आप रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट लिखेंगे, साथ में लिखेंगे रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 या ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जितने भी मार्क्स अगर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, इसके ऊपर आपको 20% मार्क्स मिलते हैं केवल इतना लिखने पर। हम लोग जनरली जब कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होता पूरा छोड़ देते हैं, है ना? लेकिन अगर आपने इतना पोर्शन भी लिख दिया तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 20% आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर सपोज कोई 100 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो आपको 20 नंबर इस पर ही मिल जाएंगे इतना लिखने पर। क्लियर? नेक्स्ट फिर अपन देखते हैं डेबिट क्रेडिट। ये तो आपको पता ही होगा। डीआर का फुल फॉर्म कोई बताएगा? डेबिट 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 डेबिट
डेबिट, डीआर का फुल फॉर्म डेबिट, Credit. सीआर का फुल फॉर्म क्रेडिट। क्रेडिट। इसके अलावा भी कुछ और होता है क्या? डीआर का फुल फॉर्म कुछ और भी हो सकता है क्या? नो, यस। सर डीआर डॉक्टर। मीन्स, नहीं 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 वो तो एक डॉट लगेगा। डीआर मीन्स हम लिखते हैं डेबिट रिकॉर्ड, ये याद रखिएगा, है ना। बहुत बेसिक है और जनरली हमको लगता है कि सिर्फ डेबिट होगा क्रेडिट होगा, लेकिन इसका बेसिक मीनिंग होती है डेबिट रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट रिकॉर्ड, क्रेडिट का मतलब शॉर्ट फॉर्म डेबिट क्रेडिट हम लोग बोलते जरूर रहते हैं, लेकिन इनका फुल फॉर्म इस तरह से यूज करना आप, डेबिट रिकॉर्ड एंड क्रेडिट रिकॉर्ड। ठीक है, अगर आप रिसीव साइड ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, ये तो सिंपल डेबिट क्रेडिट में आप यहाँ पर पे मेंशन है, रिसीव है एंड पेमेंट है। अगर आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है तो वहां पर पे बैलेंस, ओल्ड बैलेंस तो होगा ही नहीं, कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं रहे, तो वहां पर पे हमारे पास क्या होगा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब्सक्रिप्शंस, जनरल डोनेशंस, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, जितने भी तरह से जहां से भी आपको अर्निंग हो सकती है वो हमने सब इस पे नोट कर दिया। ठीक है ना। फिर वेस्ट पेपर, एक्चुअली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के पास अर्निंग कहाँ से हो सकती है, तो इसलिए वो देखते हैं कि रिसीव कहाँ कहाँ क्या क्या आप सेल कर पा रहे हो। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर आप पुरानी चीजें बेच रहे हो तो वहां से हो जाएगा। रद्दी वगैरह, मैगजीन्स, ये सब बेच रहे हो तो वहां से पैसा जाएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट होता है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, क्लियर ना। फिर इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट्स, लॉकर रेंट, अगर मान लिया किसी ने इस तरह का कोई अगर बैंक बना रखा है या अगर कोई इंस्टीट्यूट दिया है जहां पर पे, जैसे धर्मशाला, तो धर्मशाला में क्या होगा? लॉकर का रेंट भी हो सकता है। ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप होगा, ऑनरेडियम होगा, कहीं लेक्चर देने जा रहे हैं, कुछ हो रहा है तो आपके पास यहाँ पर पे ऑनरेडियम भी मिलेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट फिर हम देखते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट्स में भी पुराना अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो आप इसको हटा दीजिए। अगर आप पुराना चला रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है कि आपने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है तो बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर नहीं है, अगर आप पुराना बिजनेस है तब तो इस तरह की चीज देखने को मिलेगी, लेकिन अभी रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, नेक्स्ट फिर क्या होगा? पेमेंट क्या करेंगे? वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस देंगे। अच्छा, सैलरी एंड वेजेस एंड सैलरीज में डिफरेंसेस कोई बताएगा? वर्क दोनों तरह के सेम भी होते हैं या थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन वेजेस और सैलरी में क्यों? आखिर ये भी तो बोल सकते हैं कि आप हमको उसको सैलरी दे दें या वेजेस ही दे दें। एनीवन? डेली बेसिस में रहता है सर, डेली बेसिस में रहता है वेजेस, और वैसे सॉरी डेली वेजेस में सैलरी सर मींस मंथली जैसे सैलरी, और वेजेस कोई एक पर्टिकुलर वर्क के लिए दिया जाता। ओके, नहीं तो सपोज अगर कोई एक हमने पर्टिकुलर वर्क के भी ऐसा तो हो सकता है कि उसको सैलरी यूज कर ले। सर प्रोडक्शन वर्क के लिए वेजेस का मतलब करेक्ट, यूज करते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही। बहुत माइनर डिफरेंस था। इसके पहले कौन, रवि बता रहा था क्या? कौन बोल रहा था? एनीवे, देखो बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं। डेली वेजेस या परमानेंट या इस तरह के कोई वर्ड नहीं होते। अगर आपने कोई प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मींस आपके पास वेजेस वर्ड यूज करेंगे। ओके, ऑफिस में अगर आप बैठे हुए तो सिंपल सैलरी यूज होगा। बहुत सिंपल सी बात, क्लियर? अच्छा, फिर रेंट, रेंट आपने पता है, हाउस का रेंट हो सकता है या आपने जो इंस्टीट्यूट लिया हुआ है जहाँ पे आप रन कर रहे हैं उसके लिए रेंट देना पड़ेगा। क्लियर ना? फिर हम बात करते हैं रेट्स एंड टैक्सेस की, मतलब कि दर और कर, जीएसटी है या कुछ अलग तरह के टैक्सेस हैं, जो भी टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे वो सभी किस में आ रहे हैं? आपके पास पेमेंट में आ रहे हैं। यहाँ पर पे आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। नाउ क्लियर? नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जितना भी खर्चा प्रिंटिंग और स्टेशनरी से रिलेटेड है वो हम पेमेंट में डाल देंगे। यहाँ पर पे देखिए अमाउंट में हमने इस तरह से क्रॉस बनाया हुआ है क्योंकि एक प्रोफार्मा है ये। फिर इंश्योरेंस,
जाहिर बात है कि हमको फायर इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, या फिर अपनी जो हमारे मेंबर्स हैं उनका लाइफ इंश्योरेंस भी करा सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर हमने उसको उस तरह से लिया होगा तो उनके हेल्थ इंश्योरेंस को हम इस पे शो करेंगे, अदरवाइज वो पर्सनल में जाना चाहिए। लेकिन जनरली अगर उनको लग रहा है कि हम सोसाइटी से रिलेटेड है तो उनको पर्सनल इंश्योरेंस में हम यहीं पे डालेंगे। नेक्स्ट फिर पोस्टेज एंड कोरियर, इस तरह की जो भी सर्विसेज होंगी, जो भेजना होगा, जिससे फॉर एग्जांपल की कोई बुक पब्लिकेशंस का काम है या मेंबर्स का काम है, वो क्या कर रहे हैं, कोई क्लब है तो अपनी कोरियर सर्विस से वो अपने बारे में एजेंडा भेजेंगे, बहुत सारी चीजें, तो वो पोस्टेज एंड कोरियर के बाद काम आएगा। फिर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट जब आप कंपनी अकाउंट पढ़ते हैं या पार्टनरशिप पढ़ते हैं, वहां पर भी एडवर्टीजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट, ओके, एज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट आप पे कर रहे होते हैं, उसको हम एडवर्टीजमेंट पे यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट होगा, इसलिए हमने रिसीव पेमेंट पे ले रखा। लेकिन अगर सपोज कि किसी का किसी ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग सपोज इन ईयर 10 लाख रुपीज है और उसने 1 करोड़ रुपीज का एडवर्टीजमेंट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, जितना भी अमाउंट है उसका अपन उसको 10 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मीन्स 1/10% हम उसका क्या करेंगे, यूज कर पाएंगे। क्लियर है, एडवर्टीजमेंट पे, और उसको 10 ईयर तक हम कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटे छोटे जितने भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं वो सन्ड्री एक्सपेंसेस में आएंगे। टेलीफोन चार्जेस, बहुत ही सिंपल सी बात है, टेलीफोन चार्जेस ले लेंगे। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को भी हम यहाँ पर ही शो करेंगे कि इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हमारे पास जितने भी हैं हम उस तरह के लेंगे। फिर ऑडिट फी, हमारे पास जो ऑडिट फी आएगी उस ऑडिट फी को भी हमको इसमें लेना पड़ेगा। कुछ हिस्सा आपको नोट नहीं हो पा रहा। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स आएगा। अपकीप ऑफ ग्राउंड, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह के अमाउंट थे, फिगर थे, जिनको कि हम किसमें डाल सकते हैं अपन, रिसीव्स एंड पेमेंट। ठीक है ना, क्लियर। अभी पेज चेंज हो गया, आप कंटिन्यू। कन्वेंस, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स जितने भी हम परचेज कर रहे होंगे उनके बारे में लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर पे देख रहे हैं कि हमारे पास परचेज ऑफ एसेट्स है, कोई हमने एसेट्स परचेज कर ली, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। फिर हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड आएगा, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में क्या आएगा, नंबर 1 और नंबर 2। क्लियर है, दो चीजें, कैश इन एंड कैश एट बैंक। यहाँ पर पे आप देख रहे हो प्रोसीजर फ्रॉम ए चैरिटी शो, मिसलेनियस रिसीप्ट्स, ग्रांट एंड एड, जो ग्रांट मिल रही होगी, एड मिल रहे होंगे। फिर इस पे स्पेसिफिक डोनेशन की बात हो रही है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, लाइफ मेंबरशिप फी है, एंट्रेंस फी है, रिसीव्स ऑफ अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक पर्पस ऑफ फंड्स, इस तरह के जो फंड बनाएंगे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड के बारे में बात करेंगे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और जो भी अगर बच रहा होगा, अगर सपोज कि हमारे पास माइनस में फिगर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है ना, ये आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे भी स्टार लगा। अगर आपके पास बैंक पे पैसे आ रहे हैं, डिपेंड करता है, अगर बच रहे हैं तो मीन्स बैंक में पैसे, अगर नहीं बच रहे हैं तो यहाँ पर पे बैंक ऑफ ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, ओडी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं कि हम मतलब घाटे में। क्लियर। तो आज हमने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि फाइनल अकाउंट्स में हम क्या बनाते हैं। 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है हमारे पास। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर में अपन देख रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें अपन बनाएंगे। रिसीव्स एंड पेमेंट बनाएंगे, दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे, ठीक है, और थर्ड हमारे पास बैलेंस शीट। ये 3 हमको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर ना। फिर हमने देखा रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, उसका प्रोफार्मा है, इस तरह से आप प्रोफार्मा में मेक कर लीजिएगा। ये हमारे पास प्रोफार्मा इस तरह से होगा। अगर बैलेंस बच रहा होगा मींस प्रॉफिट है, अगर नहीं बच रहा है मींस बैंक ओडी के बारे में। ये वाला पोर्शन जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर
अकाउंट, ये अपन फिर कल देखते हैं। ओके सर यस, सर अनक्रीप ऑफ ग्राउंड का मतलब क्या है? जस्ट मिनट। अपकीप ऑफ ग्राउंड मतलब हम पेमेंट्स कर रहे हैं, अगर ग्राउंड को साफ सफाई इस तरह के जो मिसलेनियस में भी डाल सकते थे, तो ये हमारे पास जो कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं अपकीप ऑफ ग्राउंड से रिलेटेड कि हमको बेसिक फॉर एग्जांपल की जैसे बैंक ओडी के बारे में होगा, उसमें जो चार्जेस लग रहे होंगे वो अपकीप ऑफ ग्राउंड में भी आ जाता है। बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं इसकी, है ना। ये वो ग्राउंड की साफ सफाई से रिलेटेड नहीं है, छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं किसी चीज को परमानेंट बनाने के लिए, उससे भी रिलेटेड हम इसमें वर्कआउट कर देते हैं, अपकीप ऑफ ग्राउंड हो जाएगा। ओके तो आई थिंक मुझको लगता है कि ये वाला पोर्शन आप लोग पढ़ के रखिएगा। आज की क्लास के लिए इतना काफी कुछ है, इंट्रोडक्शन भी हो गया। कल फिर हम लोग एक आध को इसमें एग्जांपल या क्वेश्चन भी देखते हैं। क्लियर? यस सर। क्लोज करें। अच्छा, आप लोगों को विजुअल तो था ना? यस सर। यस सर। तो कल हमारी फिर क्लास कंटिन्यू रहेगी, है ना। क्लोज करें। यस सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।